हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज से हम हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और हम चैप्टर 1, 2, 3 इस तरह से सीरीज में हमारी जो पूरी हिस्ट्री है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो कि हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी तरह का एग्जाम है जिसमें जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है इसको हम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। अगर एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे कि सभ्यता क्या है। इस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभ्यता क्या होती है। सभ्यता क्या है? तो देखो, इंसान धरती के ऊपर आया, आदि मानव था, जंगलों में रहता था, भोजन की तलाश में भटकता रहता था। कहीं पे भोजन मिला और उसको खा लिया। तो धीरे धीरे क्या किया इंसान ने, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसने क्या किया कि शुरू शुरू में तो उसके पास कोई घर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो गुफा में रहने लग जाता है। कहाँ पे रहता है? गुफा के अंदर। और भोजन है उसको भी स्टोर करने लग जाता है, और ऐसा प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन एक टाइम जब ऐसा आता है कि इंसान अच्छे मकान बना लेता है, वो अच्छी तरह से खेती करना सीख जाता है, उसकी अपनी एक भाषा होती है, उसका अपना एक समाज होता है, और वो कोई भी काम करता है, जैसे खेती करता है और व्यापार करता, कुछ काम करता है, वो तकनीकी ढंग से करता है। स्पेलिंग देख लेना भाई, तकनीकी ढंग से करता है। तो कहीं पर भी हमारे पृथ्वी के ऊपर जहां पर भी जिन जिन जगहों पे ये सारे काम शुरू हो गए, इंसान ने एक, हम कह सकते हैं कि एक नगर या कोई बड़ा शहर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने अच्छी तरह से मकान बनाने शुरू किए, खेती करनी शुरू की, वो एक अच्छी उन्होंने अपनी भाषा विकसित कर ली, एक अच्छा समाज बनाया, और कोई भी कार्य करते थे वो टेक्निकली करते थे, मतलब उसकी एक अच्छी तकनीक उन्होंने सीख ली। जब ये सारे के सारे गुण विकसित हो जाते हैं मानव में और वो शहर बना के रहने लग जाता है, तो उसी शहर को क्या नाम दिया? सभ्यता नाम दिया। क्या नाम दिया हमने? सभ्यता। ये है इसका मतलब सभ्यता का। अब ये जो सारे के सारे गुण हैं, ये सारी की सारी सभ्यताएं हैं, ये पृथ्वी पर एक टाइम पे एक ही सभ्यता नहीं थी। पृथ्वी पर बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई। जैसे ऐसे बहुत सारे शहर हुए जिनमें अच्छे मकान थे, अच्छी खेती करते थे, उनकी अपनी भाषा थी, समाज था, उनको तकनीक थी। तो पृथ्वी पर इस तरह के बहुत सारे शहर बने, बड़े बड़े इलाके बने, जिनको हम सभ्यता नाम देते हैं। तो ये कौन कौन सी सभ्यताएं थी? इनमें थी सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, इजिप्ट की सभ्यता, माया सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, और भी बहुत सारी हैं। तो हम इनमें से सिर्फ जो हमारे भारत देश की जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सभ्यता क्या होती है समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी, ये हमने सभ्यता के बारे में थोड़ा समझा कि सभ्यता क्या होती है। अब हम हमारी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। पहले तो इसके नाम देखो क्या क्या है। सिंधु, सरस्वती घाटी,
सभ्यता, एक नाम ये है। दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। और भी हमें इसको विशेषताओं के कारण एक दो नाम और दे सकते हैं। मैं तो ये दो ही नाम है, लेकिन विशेषताओं के कारण हम इसको नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता या फिर कांस्य युगीन, कांस्य युगीन, ये दो विशेषताएं हैं। हम इन दो को नाम में प्रेफरेंस नहीं देते। वैसे बोलते हैं कि भाई ये नगरीय सभ्यता थी, लेकिन नाम में हम सिर्फ इनको प्रेफरेंस देते हैं कि नाम क्या था? सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो ये नाम क्यों पड़े? ये दोनों के दोनों नाम क्यों पड़े? ये नाम देखो, या ये मैंने अपना देश का मैप बनाया है, ये पाकिस्तान है इधर, ये है अपना प्यारा भारत, और ये है यहाँ पे तिब्बत, और तिब्बत में यहाँ पे है मानसरोवर झील। और ये जो मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये नदी ऐसे भारत से बहती हुई और पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। नाम है इस नदी का सिंधु नदी। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। अब जो ये हमारी सभ्यता थी, जो ये अपना पूरा नगर था, पूरा शहर था बहुत बड़ा, तो ये इस नदी के पास बसा हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये इसके पास था। ये इधर गंगा तक फैला हुआ था, इधर ये नीचे महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, इधर ये पाकिस्तान के जो ये आखिरी जो शहर है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, वहां तक फैला हुआ था। तो इस तरह ये फैला हुआ तो बहुत बड़ा था, पूरा का पूरा इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा था। लेकिन ये जो मेन था, ये सिंधु नदी के आसपास ही बसा हुआ था। ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण, और यहाँ पे पहले एक और नदी थी सरस्वती नदी, जो आज के टाइम पे विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, विलुप्त होने का मतलब क्या है? वो नीचे दब चुकी है, अब वो बहती नहीं है। तो इन नदियों के आसपास ये शहर, ये नगर, ये सभ्यता बसी हुई थी। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा? सिंधु सरस्वती सभ्यता। घाटी का मतलब है ये कोई नदी है कि आसपास का जो प्लेन और उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, उसको उसकी घाटी बोलते हैं। तो इस नदी के आसपास यहाँ पे लोग रहते थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या बोला? क्या नाम पड़ा इसका? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु नदी के कारण। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या राइज होगा कि किस नदी के कारण इसका, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता है? तो सिंधु नदी के कारण। ठीक है, ये भौगोलिक नाम है। क्या है, कैसा नाम है? ये भौगोलिक नाम। दूसरा, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? कि इतिहास में एक तरीका होता है कि जब भी किसी, जो हमारा पुरातत्व विभाग होता है जो खुदाई करता है, तो उसको खुदाई में जहां से सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या सबसे पहले जहां पे खुदाई की जाती है और साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, उस शहर के नाम पे ही उस जगह का नाम हम उस सभ्यता का नाम देते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान एक शहर है हड़प्पा। कौन सा शहर है? हड़प्पा। और ये कौन सी नदी के किनारे पे है? ये है रावी नदी के किनारे पे। और रावी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं इस तरह से। ठीक है, तो रावी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। तो रावी नदी के किनारे पे ये पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा शहर है। तो सबसे पहले इस सभ्यता का जो हमें पता लगा था, इस शहर से पता लगा था, इसलिए इसी के नाम पे हम इस सभ्यता का भी हमने नाम रख दिया। तो हमारी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता है। यहाँ पे गांव नहीं रहते थे, नगर थे बड़े बड़े, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता बोला जाता है। इस टाइम पे कांसे का ज्यादा प्रयोग किया जाता था हथियार बनाने के लिए, इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे इस सभ्यता के नाम से जुड़े हुए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए। अब मैं इसको हटाता हूं यहां से। अब बात आती है
हमने 2 पॉइंट कंप्लीट किए, सभ्यता क्या है, उसके बाद नाम। और नाम में एक और बात रह गई हमारी, खोज। किसकी खोज किसने की। अब खोज का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो पहले मौजूद है और फिर हमें उसका उसका पहले ज्ञान नहीं था और बाद में हमें उसका ज्ञान होता है या पता लगता है। तो ऐसी चीज जो पहले से ही मौजूद है, जब हमें उसका पता लगता है तो हम कहते हैं कि उसकी खोज हुई है। तो इस सभ्यता की भी खोज हुई थी क्योंकि ये पहले से मौजूद थी, दबी हुई थी मिट्टी में। तो जब हमने इसकी खुदाई की तो इसकी खोज हुई। तो इसकी खोज किसने की थी, तो 1921 में इसकी खोज होती है। और हमें पता है कि 1921 में हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का राज था तो एक अंग्रेज थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, इनकी अध्यक्षता में एक व्यक्ति था दयाराम साहनी। ये भारतीय था, दयाराम साहनी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है, दयाराम साहनी को। तो इन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी, 1921 में। तो ये 2 क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी खोज कब हुई, 1921 में। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है। और जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी, ठीक है। या मैं ये कह सकते हैं कि ये बड़ा ऑफिसर था और ये दयाराम क्या था, ये छोटा ऑफिसर था, ठीक है। उसके बाद अब भौगोलिक विस्तार, ये जो सभ्यता थी इसका भौगोलिक विस्तार कितना था। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको बनाया है, यहाँ पे इसके मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं। कोई भी चीज है हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और ये दक्षिण। ये 4 दिशाएं हैं। तो ये सभ्यता हमारी चारों दिशाओं में फैली हुई थी। तो पश्चिम में, सॉरी पूर्व में जो सबसे पूर्वी इलाका था, ये जो पूर्वी जगह थी इसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है इसका, आलमगीरपुर। ये यूपी में है, ठीक है। तो सबसे जो पूर्वी जगह है आलमगीरपुर और सबसे जो पश्चिमी जगह है ये यहाँ पे, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, बलूचिस्तान। और यहाँ पे एक जगह है सुत का गेंदौर, सुत का गेंदौर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी जगह है, सुत का गेंदौर, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। और जो सबसे दक्षिणी जो जगह है इसका नाम है दैमाबाद। और ये कहां पे है, महाराष्ट्र में। अब फिलहाल कहां पे, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जो सबसे दक्षिणी जगह है वो कौन सी है, दैमाबाद। और सबसे जो उत्तरी जगह है ये है मांडा। क्या है ये, मांडा। और कहां पे, ये हमारा जो लद्दाख है वहां पे है। तो देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुत का गेंदौर तक और पूर्व में ये आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। इस तरह से 1600 किलोमीटर इसकी ऐसे लंबाई थी और 1400 किलोमीटर इसकी ऐसे चौड़ाई, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ठीक है। एरिया कितना था, एरिया इसका लगभग 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना इसका एरिया था। ये 1299 नहीं है, ये है 12,99,000, आगे जीरो लगा लेना इसके, ठीक है। तो इतने क्षेत्रफल में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो ये इसका भौगोलिक विस्तार है। अब जब हम एक वीडियो स्थलों से संबंधित अपलोड करेंगे, मैं एक वीडियो जो इसके मेन स्थल है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे, देखो ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें 1600 से अधिक जगहों पे खुदाई हो चुकी है। तो इतने स्थल मिल चुके हैं इसमें। तो वो स्थल सारे के सारे फैले हुए हैं। तो मेन उनमें से जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी जगह हैं उनके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जगह कहाँ पे है और
खुदाई में वहां से क्या क्या मिला है। अब ये सारे के सारे जो मैं प्रूफ बता रहा हूं ना, यहाँ पे जो भी आपको बात बताऊंगा, ये खुदाई में मैं एविडेंस मिले हुए हैं और उनके आधार पे हम अनुमान लगा के बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हमने आज से हिस्ट्री स्टार्ट की है, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि वो अनुमान है। हो सकता है कि हमारा वो अनुमान 90% ठीक हो सकता है 95% ठीक हो सकता है वो 100% भी ठीक हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ 30% ही ठीक हो। तो वो सिर्फ क्या है, अनुमान है। तो जब भी हम इतिहास पे बात करते हैं तो हम अपने अनुमान के आधार पे जो में आंकड़े मिलते हैं, जो में खुदाई में जो सबूत मिलते हैं, उन सबूतों के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ये सभ्यता भी अनुमान पे ही टिकी हुई है। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक विस्तार हमने इसका देखा। उसके बाद काल निर्धारण की ये कब से कब तक थी। तो जो काल निर्धारण की बात करते हैं कि ये सभ्यता कब से कब तक थी, तो ये डिबेट का इशू है, मतलब ये बहस का मुद्दा है कि ये कब से कब तक थी। इस पॉइंट पे जो इतिहासकार है उनकी बहस है, मतलब कोई भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो सबसे जो हमारी आज की जो टेक्निकल पद्धति है C14, जो किसी भी पुरानी चीजों की का समय जानने के लिए या उनकी आयु का पता लगाने के लिए हम C14 तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका काल कितना बताया जाता है, 2350 BC से लेके ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये ही सर्वमान्य है। ठीक है, तो वैसे तो इसके अलग अलग इसके 2500 से लेके 1900 भी बताया गया है, 2500 से लेके 2400 से लेके 1800 भी बताया गया है। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा मान्य है वो यही है जो C14 से कार्बन 14 से हमने पता लगा है कि 2350 BC से लेके 1750 BC तक ये सभ्यता बसी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे ये खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद नगर योजनाएं। अब हम इस सभ्यता की कुछ विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले नगर योजना। ये सभ्यता मैंने शुरू में भी बताया कि इस सभ्यता का नाम नगरीय सभ्यता भी है। नगरीय, इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, नगरीय सभ्यता, क्योंकि गांव का प्रचलन इस सभ्यता में दिखा नहीं। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता है। तो बहुत ही अच्छे तरह से बहुत ही अच्छे मकान बना के रहते थे, नगरीय सभ्यता थी। क्या क्या विशेषता थी इनके शहरों की, सबसे जो मुख्य विशेषता थी पानी की निकासी। पानी को जब लिखोगे आप मेंस वगैरह लिखोगे तो जल लिखना, जल की निकासी। आज देखो, आज के टाइम पे हमारी गलियों में कीचड़ हो जाता है क्योंकि पानी की अच्छी निकासी नहीं है। और अब हम ये बात कर रहे हैं हम आज से लगभग 3,500-4 हजार साल पहले। तो 4,000 साल पहले इन लोगों की ऐसी मैनेजमेंट थी कि इनके शहरों में पानी की जो निकासी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम था, वो बहुत ही बेहतरीन था। दूसरा क्या था कि सारी की सारी सड़कें होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। सड़कें कैसी होती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। और क्या विशेषता थी इस सभ्यता की, इनके नगरों की, कि जो मकान होते थे उनके दरवाजे खिड़की होती थी वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। आज हमारे जो मकान होते हैं मोस्टली क्या होते हैं कि जिधर सड़क होती है, गली होती है, उधर ही उनका दरवाजा होता है। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके दरवाजे और जो खिड़कियां होती थी वो विपरीत, सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे। कहां पे खुलते थे, सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे। और क्या कहने थी, जो मकान थे वो 2 मंजिला थे, 2 मंजिला मकान होते थे। मकान के अंदर शौचालय की व्यवस्था होती थी, मकान के अंदर स्नानागार होते थे, कहीं कहीं पे मिले हैं ये।
और कहीं पे नहीं मिले हैं, कहीं कहीं पे कुछ जो जैसे यहाँ से यहाँ तक है ना 1600 से ज्यादा जगह मिल चुकी हैं। तो किसी किसी जगह पे जैसे मोहनजोदड़ो है एक शहर इसका, वहां पे स्नानागार मिला है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे स्नानागार मिला है। तो जो भी यहाँ पे हमने खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं उन्हीं के आधार पे अनुमान लगाया है कि स्नानागार भी होते थे यहाँ पे। ठीक है, इन स्नानागार का मतलब आप स्विमिंग पूल से समझ लो। ठीक है, तो ये शहरों की क्या थी, ये जो नगर था इनकी विशेषताएं थी, ये मुख्य मुख्य क्या थी, विशेषताएं। ठीक है, हाँ एक और आप विशेषता में एक और बात याद रख सकते हो कि जो मकान होते थे, तो कहीं कहीं पे जैसे धोलावीरा में हमें ये सबूत मिले हैं, धोलावीरा में क्या सबूत मिले हैं, तो कि एक तरफ तो बड़े बड़े मकान किले टाइप से और नगर के दूसरी तरफ छोटे छोटे मकान। इससे हमें ये पता लगता है कि जो बड़े मकान थे ये तो अमीर लोगों के थे, जो व्यापारी होते थे, और ये जो छोटे मकान है ये किसके होते थे, ये जो साधारण व्यक्ति होते थे, आम आदमियों के मकान थे। तो इस तरह से कुछ स्थल ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे इस तरह के हमें मकान देखने को मिले हैं। और क्या विशेषता है, यहाँ पे अनानागार भी मिला है, मतलब अनाज स्टोर करने की जगह, पूरी एक तरह का ओल। ठीक है, इस तरह की विशेषताएं मिली हैं। तो ये आप एक बेसिक सा समझो, जब मैं स्थलों वाली वीडियो अपलोड करूंगा कि कौन से स्थल से क्या मिला है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये 5 पॉइंट पढ़ लिए, उसके बाद कृषि। कृषि, अब ये जो सभ्यता थी इसका मुख्य व्यवसाय कृषि, इसका मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती करना। यहाँ के लोग खेती करते थे। ये 9 तरह की मुख्य 9 तरह की फसलें उगाते थे। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा कहां से पूछा जाता है कि जो कपास है, कपास वो पूरी दुनिया में इन्हीं लोगों ने सबसे पहले उगाई थी। और इस कपास को क्या, जो बाहर से जो लोग आते थे, यूनान वगैरह के, मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे, कपास को क्या बोलते थे, वो सिंडन, क्या बोलते थे, सिंडन। ठीक है, क्योंकि ये लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो कपास का क्या नाम दिया, सिंडन। तो कपास की खेती पूरी दुनिया में सबसे पहले इन लोगों ने की। वैसे 9 तरह की फसलें उगाते थे ये, क्या क्या, गेहूं उगाते थे ये, ठीक है, जौ उगाते थे, और दाल उगाते थे ये, मटर, सरसों। ठीक है, तो इस तरह की फसलों की ये खेती करते थे। हाँ, जो गन्ना है, गन्ना, इसका हमें एविडेंस मिला नहीं है अभी। ठीक है, तो हम ये कह सकते कि ये लोग गन्ना नहीं उगाते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती करना, ये खेती करते थे। ठीक है, और 9 तरह की फसलें उगाते थे, जिनमें से मुख्य फेमस किस चीज के लिए थी, कपास के लिए। कपास का व्यापार करते थे, बेच आते थे कहाँ पे, अभी मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे बेचते थे, ये मेसोपोटामिया में बेच आते थे इसको। ठीक है, ठीक है, खेती हो गया हमारा। पशुपालन, अब पशुपालन में ये भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, बैल, इन चीजों का भी, इन चीजों को पालते थे ये। तो इनमें से जो सबसे जो मुख्य जानवर है वो है बैल, कुबड़ वाला बैल। ठीक है, इसका प्रयोग ये खेती के लिए करते थे, खेती में ये हल वगैरह यूज करते थे, और जो खेतों की जुताई करते थे। तो कुबड़ वाला बैल है ये फेमस है। बाकी ये भेड़, बकरी, सूअर, इन चीजों का, ये इन पशुओं का भी पालन करते थे। हाँ, और पशुओं को ये खेती के लिए पालते थे, और प्लस में ये मांस के लिए पालते थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान क्या था कि ये अनेक हथियार बनाते थे। ये 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाते थे, धातुओं को मिला के क्या बनाते थे, ये मिश्र धातु,
मिश्र धातु, ठीक है, अलॉय बोलते हैं इसको। तो ये अलॉय के क्या बनाते थे, तांबा, टीन, इन चीजों को मिला के, तांबा, टीन, इनको मिला के अलॉय बनाते थे और उनके क्या करते थे, हथियार बनाते थे और बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो इनको तकनीकी ज्ञान ठीक ठाक था। उसके बाद व्यापार, व्यापार कैसा था इन लोगों का, व्यापार, तो व्यापार में देखो ये खेती थी, खेती में जो फसलें होती थी उनका आदान प्रदान करते थे, उनका व्यापार करते थे। तो जो खेती थी इनके पास, खेती का व्यापार करते थे। मुख्य क्या था कि कपास को ये बेचते थे, कहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, मेसोपोटामिया में, कहाँ पे, मेसोपोटामिया। अब ये भी एक सभ्यता है, ये कहाँ पे है आज के टाइम पे, इराक में, कहाँ पे, ये इराक में। तो ये लोग यहाँ से कपास को बेच के आते थे इराक में, और इराक से क्या खरीदते थे, ये सोना, सॉरी ये जो इराक है ना, मैंने इराक बोला है, इसका यहाँ पे जो सभ्यता थी इसका क्या नाम था, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया को कपास बेचते थे और वहां से क्या खरीद के लेके आते थे, सोना। और फसलों का भी आदान प्रदान, यहाँ पे अपनी फसलें बेच के आते थे। लेकिन जो भी व्यापार होता था, फसलें बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, तो उसके लिए कोई भी करेंसी नहीं होती थी, या हम कह सकते हैं मुद्रा का चलन नहीं था, ठीक है। व्यापार कैसे होता था, बार्टर सिस्टम पे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, जैसे कपास दे दी, सोना खरीद लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी कपास देंगे उतना सोना खरीद लेंगे, वो उसकी वैल्यू के अनुसार होता था, ठीक है, कि कपास ज्यादा देनी पड़ेगी और सोना उनको कम मिलेगा। इस तरह से इनका जो व्यापार था, अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनका व्यापार सिर्फ राष्ट्रीय था या अंतरराष्ट्रीय, तो इनका व्यापार कैसा था, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। कैसे व्यापार था इनका, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय था कि ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, यहाँ पे कपास को बेच के आते थे, फसलों को बेच के आते थे। सोना धातु है, धातु यहाँ पे, इसके आगे देखो यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान से तांबा खरीदते थे, इधर से भी ये तांबा खरीदते थे, जो अपने राजस्थान में जो खेतड़ी है वहां से भी ये तांबा निकालते थे। तो इस तरह से इनका जो व्यापार था वो तो फैला हुआ था, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट भी किया। उसके बाद राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन के बारे में अभी क्लियर एविडेंस नहीं मिला हमें कोई भी कि यहाँ पे राजा लोग होते थे नहीं होते थे, तो राजाओं का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। ऐसे इसको देख के ऐसे पता लगता है कि हमें यहाँ पे जो सत्ता थी वो व्यापारियों की थी, किनकी थी, व्यापारियों की, या हम कह सकते हैं जो दबदबा था किनका था, व्यापारी लोगों का था, राजाओं का कोई भी ऐसा हमें अभी तक सबूत नहीं मिला है। तो राजनीतिक संगठन कैसा होता था, व्यापारियों के हाथ में सत्ता हो सकती है, मतलब इसके बारे में भी हमें अभी ज्यादा प्रूफ नहीं मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आता है तो हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी अनुमान लगाए गए हैं वहां पे व्यापारियों से संबंधित अनुमान थोड़े ज्यादा मिले हैं, ठीक। उसके बाद धार्मिक प्रथाएं, जो धार्मिक प्रथाएं होती हैं, तो देखो धर्म कैसा था इन लोगों का, प्रकृति से, प्रकृति की पूजा करते थे। ये किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की, प्रकृति से जुड़ी धार्मिक प्रथाएं थी, जैसे कि पृथ्वी को मां मानते थे और पृथ्वी की पूजा करते थे, ठीक है। गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, गर्भ से पौधा, तो पौधों की भी ये पूजा करते थे, पौधे जैसे नीम है, पीपल है, इन पौधों की भी ये पूजा करते थे। पृथ्वी की पूजा करते थे, पौधों की पूजा करते थे, और पशुपतिनाथ,
पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। ये भी पता लगता है कि ये पशुपतिनाथ भगवान की भी पूजा करते थे। तो इस तरह से जो इनकी अगर ज्यादातर बात की जाए तो प्रकृति से जुड़ी हुई पूजा, या हम कह सकते हैं प्रकृति की पूजा ये करते थे। ठीक है। लिपि, अब इनकी जो भाषा थी उनकी लिपि कैसी थी? लिपि थी चित्र में। कैसी थी? पिक्चर में। जो भी कुछ लिखते थे ये चित्र में लिखते थे, चित्र बना देते थे और चित्र में लिखते थे ये। तो ये जो लिपि है इनकी, आज तक कोई भी इसको समझ नहीं पाया है। आज भी कोई इसको समझ नहीं पाया है कि इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है। तो जब अगर इनकी ये चित्रात्मक जो लिपि है, पिक्टोरियल जो लिपि है, ये लिपि जब समझ में आ जाएगी तब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब इस किसी भी आदमी को इनकी ये लिपि समझ में नहीं आई है अभी तक, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम अनुमान ही लगा पा रहे हैं। ठीक है। अगर हमें ये जो लिपि है, इनकी चित्रात्मक लिपि है, अगर ये समझ में आ जाती है तो हम इसके और अच्छे और बहुत सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये सभ्यता कैसी रही होगी। तो लिपि कैसी थी इनकी? चित्रात्मक। ठीक है। उसके बाद मापतोल का प्रयोग करते थे, बाटों का प्रयोग करते थे। इनके जो बाट थे वो 16 के मल्टीपल में रहते थे। जैसे 16 है, उसके बाद 64 है, 128 है। इस तरह से इनके बाट होते थे 16 के मल्टीपल में। ठीक है। मुहरे, जो मुहर होती थी, उनका प्रयोग पहले तो किस से बनाते थे? ये एक सेल खड़ी का पत्थर होता है, सेल खड़ी के पत्थर से ये अपनी मोहरे बनाते थे। और मोहरों पे क्या अंकित होते थे? प्रकृति, पशु पक्षी, इन चीजों के चित्र अंकित होते थे। ये जो मोहरे होते थे पशु पक्षियों के, प्रकृति के चित्र अंकित होते थे। और मोहर किससे बनी होती थी? सेल खड़ी के पत्थर से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे थी वो कैसी थी? वो सेल किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी के पत्थर की। और आकार में कैसी होती थी? रेक्टेंगल आकार की होती थी ज्यादातर। ठीक है। ज्यादातर कैसी मिली है? रेक्टेंगल आकार की। समझ गए? ठीक है। उसके बाद प्रतिमाएं हैं, खुदाई में एक तांबे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और भी हमें बिना धड़ का जो पुरुष है वो मिला है। बिना धड़ का पुरुष, सॉरी धड़ का पुरुष। ठीक है, धड़ वाला पुरुष। तो ये जो प्रतिमाएं थी, इसमें कौन सी प्रतिमा, कोई भी मूर्ति बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते थे? तो ये लुप्त मोम तकनीक का यूज करते थे। लुप्त मोम तकनीक का यूज करते थे। ठीक है। ठीक। इसके बाद अंतिम संस्कार की क्या पद्धति होती थी? तो 3 अलग अलग जगह से में अलग अलग सबूत मिले हैं कि ये जो बॉडी होती थी उसका दाह संस्कार करते थे, उसको जला देते थे। ठीक है। पूरी तरह से जैसे आज के टाइम पे हिंदू जलाते हैं, इसी तरह से ये दाह संस्कार करते थे। कहीं पे में ऐसे भी है कि व्यक्ति को दफनाया गया, समाधि दे दी, उसको दफना दिया मिट्टी में। ठीक है। और कहीं कहीं पे भी मिले हैं कि उसको आंशिक समाधि, मतलब शरीर को पहले तो कुछ जैसे जानवरों ने खाया, जैसे जो जानवर होते हैं शरीर मर जाता है तब उसको खाते हैं। तो पहले तो जानवरों के लिए, कुछ पक्षियों के लिए शरीर को छोड़ दिया, और कुछ जब शरीर का कुछ हिस्सा पक्षियों के द्वारा खा लिया जाता है तब उसको दफनाया गया। तो उसको क्या बोला गया? आंशिक समाधि। ठीक है। तो
इस तरह से अंतिम संस्कार के हमें 3 सबूत मिलते हैं कि कहीं कहीं पे दाह संस्कार के सबूत भी मिले हैं, समाधि के भी मिले हैं और आंशिक समाधि के सबूत भी मिले हैं। उसके बाद समापन के क्या कारण थे, तो देखो ये भी एक डिबेट का विषय है। समापन के कारण, समापन के क्या कारण थे, तो अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये सभ्यता क्यों खत्म होगी, लेकिन अनुमान लगाए जाते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आई। प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा सबसे ज्यादा माने जाने वाला क्या है, ये मान्य धारणा है कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, किसी भी कारण से ये सभ्यता खत्म हो जाती है। और क्या अनुमान लगाए गए हैं कि कोई महामारी आई, ठीक है। और क्या अनुमान है कि विदेशियों ने अटैक किया, बाहर के लोग आए, विदेशी आक्रमण हुए और आक्रमण से ये सभ्यता खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे जो सटीक जो अनुमान है वो क्या है कि प्राकृतिक आपदा के कारण ये सभ्यता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं। लगभग जो कंसेप्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का वो हमने देख लिया है। अब जो आगे की जो वीडियोज आएंगी उनमें जो 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, सारे के सारे जो पूरी की पूरी जो वीडियो होगी वो कैसे एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड होगी कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।